चलो ध्यान दो, आपको जो नोट्स मिला हुआ है उसमें हम लोग को प्रोटीन का वर्गीकरण बताया गया है। लिखा हुआ है आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है। नहीं, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि साइज के आधार पर, आकृति के आधार पर, ठीक है, शेप साइज के आधार पर हम लोग क्या किया गया है, प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक कौन है, फाइब्रस प्रोटीन, जिसको हिंदी में कहते हैं रेशेदार प्रोटीन। ठीक है, एक आपका कौन है, ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन। ठीक है, तो 2 तरह के प्रोटीन आपके पास हैं। चलो, अब फाइब्रस प्रोटीन के बारे में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान समझा जाए। फाइब्रस प्रोटीन के बारे में कहा हुआ है कि इस प्रकार के प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के समानांतर होती हैं तथा एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा तथा डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है, जिसके कारण रेशेदार संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये क्या है, इसके बारे में डिटेल हम लोग तब पढ़ पाएंगे ढंग से जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जान जाएं। क्या चीज हम जान जाए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जब जान जाएंगे तब हम फाइब्रस प्रोटीन को ढंग से पढ़ेंगे। नहीं, या ग्लोबुलर प्रोटीन जो है इसके बारे में हम लोग तभी पढ़ सकते हैं जब हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेंगे। नहीं तो पहला हम लोग क्या करें, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पहले पढ़ते हैं और तब फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन को पढ़ेंगे। मेरी बात समझ आ रही है। चलो, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखा जाए, ध्यान से देखो। चलो, यहां से हम लोग ध्यान से देखें, कुछ पॉइंट हम लोग का लिखा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि एक अल्फा एमिनो एसिड दूसरे अल्फा एमिनो एसिड के साथ जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ध्यान समझना है। यहां पर जैसे मान लो एक प्रोटीन है ग्लाइसिन और एक वैलिन, तो यहां पर 2 प्रोटीन है और ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे से एक बॉन्ड से जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। तो ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपका कहला गया पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग पहला क्या बात बोल रहे हैं कि एक अल्फा एमिनो एसिड दूसरे अल्फा एमिनो एसिड के साथ जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। वही लिखा हुआ है। चलो, फिर क्या लिखा हुआ है कि जब बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड समान या भिन्न, यानी सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते हैं तब एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। ठीक है, अब मान लो यहां पर जो हम लिखे हुए हैं ABC, ये सब क्या है, अल्फा एमिनो एसिड। ये क्या है, अल्फा एमिनो एसिड। तो ये जो ABC हैं, नहीं, ये सब अल्फा एमिनो एसिड हैं। तो यहां से बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, किस बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड। यही ना पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपका हुआ, ये जो स्ट्रक्चर आपका बना, ये जो चेन आपको बना, इस चेन को हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या कहेंगे इसको, पॉलीपेप्टाइड चेन। इतना में दिक्कत है, पहले देख लो, जहां दिक्कत हो वहां पूछते चलना है। तो ये हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन। अब दूसरे पॉइंट पे आओ, क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि कुछ प्रोटीन्स का निर्माण एक पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा भी हो जाता है। ध्यान रखना है, यानी कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनका निर्माण एक पॉलीपेप्टाइड चेन से भी हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इंसुलिन, अगर एग्जांपल हम लें तो हम लोग को बोला जाता है इंसुलिन। आपका इंसुलिन जो होता है उसमें लगभग 51 एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। 51 एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। और इंसुलिन भी क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। नहीं, तो इसमें अगर देखा जाए तो इंसुलिन में कितना पॉलीपेप्टाइड चेन लगता है, एक। समझ में आ रहा है, कितना पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड जो आपस में जुड़ते हैं तो एक चेन बनता है जिस चेन का नाम है पॉलीपेप्टाइड चेन। कभी कभी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं वही प्रोटीन हो जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जिनका निर्माण कब होता है, जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलते हैं तब जाके प्रोटीन बनता है। मेरी बात में आ रही है। कुछ छोटे प्रोटीन है जो एक पेप्टाइड चेन से बन जाते हैं, कुछ बड़े प्रोटीन है नहीं, जिनको बनाने के लिए बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आपस में मिलाना पड़ता है, तब जाके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है।
बस में आ रहा है ना, इतना में दिक्कत है। चलो, तो वही लिखा हुआ है, कुछ प्रोटीन्स का निर्माण एक पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा भी हो जाता है, ठीक है, तथा कुछ प्रोटीन्स का निर्माण एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से होता है। जैसे आपका हेमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, आपका एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है, बस में आ रहा है ना, एल्बुमिन जो आपके एग में पाया जाता है प्रोटीन, बस में आ रहा है एल्बुमिन। तो वो सब जो प्रोटीन है, वो सब प्रोटीन कैसे बनते हैं, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड जब मिलते हैं तो उनके मिलने से बनते हैं, ठीक। जैसे हम लोग एग्जांपल एक लिख देते हैं, कौन सा, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है नहीं जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब मिलते हैं तब जाके हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। किससे बनता है भाई, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब मिलते हैं तब निर्माण किसका होता है, हेमोग्लोबिन का। नहीं तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलने से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो आगे बढ़ो, देखा जाए। अब ये बोल रहा है कि प्रोटीन की संरचना बहुत ही जटिल होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी संरचना को समझने के लिए इसकी संरचना को 4 भागों में बांटा गया है। इसकी संरचना को समझने के लिए इसकी संरचना को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है भाई, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्क। चतुष्क ना पढ़ेंगे, ठीक पढ़ रहे हैं, चलिए। चतुष्क संरचना नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ये कितना आसान है, बस में आ रहा है। तो ये हम लोगों को देखा जाए तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो बोल रहा है कि बहुत ही जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसकी संरचना को ठीक तरीके से समझने के लिए नहीं, उसके संरचना को 4 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। अब बारी बारी सबको पढ़ेंगे। प्राथमिक स्ट्रक्चर नहीं क्या होता है, नहीं प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है, पढ़ते हैं बारी बारी से। देखा जाए, हम लोग को देखा जाए तो सबसे पहला है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। अगर प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को समझने की कोशिश किया जाए, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को हम लोग समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या होता है। देखो, हम अभी बताएं कि अल्फा एमिनो एसिड, एक अल्फा एमिनो एसिड दूसरे अल्फा एमिनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है ना। नहीं तो मान लो कि हमारे पास 3 प्रोटीन है, ए, बी और सी। 3 प्रोटीन है, नहीं ये आपस में जुड़ रहे हैं, देख लो ए बी सी, फिर क्रम रिपीट कर रहा है, ए बी सी रिपीट कर रहा है ना। नहीं तो इनका जो क्रम है वो एक विशिष्ट क्रम है कि नहीं है ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर अगला भी ए बी सी, ऐसे रिपीट कर रहा है। ये क्रम एक विशिष्ट क्रम है, नहीं। और ये सब आपस में किस बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी इसमें कोई बॉन्ड है क्या, कोई बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है प्रोटीन का प्राथमिक संरचना क्या है। अब पढ़ो, यहां बोल रहा है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एक हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन में अल्फा एमिनो एसिड, ये सब क्या है, अल्फा एमिनो एसिड, जिस विशिष्ट क्रम में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं उसी विशिष्ट क्रम को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। मेरी बात दिमाग में जा रही है, नहीं। तो प्रोटीन का प्राथमिक संरचना का मतलब हुआ कि एक अल्फा एमिनो एसिड दूसरे अल्फा एमिनो एसिड से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, पांचवें से जुड़ रहा है, नहीं। और किस बॉन्ड से जुड़ रहा है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से अगर ये जुड़े रहे अल्फा एमिनो एसिड, सिर्फ ध्यान रखना लिखा हुआ है इसमें, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से अगर ये अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़े रहे, नहीं एक विशिष्ट क्रम में जुड़े रहे, ठीक है। तो ये जो विशिष्ट क्रम है, इस विशिष्ट क्रम को ही क्या कहते हैं, प्रोटीन का प्राथमिक संरचना, ठीक है। इतना में दिक्कत है। चलो, लिखा हुआ है सामान्यतः प्रोटीन की प्राथमिक संरचना सीधी होती है। सामान्यतः प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है, सीधी होती है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। लिख रहा है कि अलग अलग प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अल्फा एमिनो एसिड के जुड़ने का यह विशिष्ट क्रम अलग अलग होता है। सही बात है भाई, नहीं हम लोग को ये बोल रहा है कि अलग अलग जो प्रोटीन है उनका नेचर अलग अलग। तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रोटीन के जुड़ने का क्रम है ये अलग अलग प्रोटीन में अलग अलग होगा। क्या ये विशिष्ट क्रम सभी प्रोटीन में सेम होगा, नहीं होगा ना भाई, सबका प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। नहीं, एंजाइम एक अलग प्रोटीन है, उसका अलग काम है। हेमोग्लोबिन एक अलग प्रोटीन है, उसका अलग काम है।
नहीं, तो सब में प्रोटीन, सभी में जो अल्फा एमिनो एसिड के जुड़ने का क्रम है वो क्रम क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वही बात ये लिखा हुआ है कि अलग अलग प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अल्फा एमिनो एसिड के जुड़ने का यह विशिष्ट क्रम क्या होता है, अलग अलग। जैसे देख लो इस प्रोटीन में बी है, पहले वाले में क्या था ए बी सी, अब इसमें क्या आ गया बी, तब ए, तब सी, फिर बी ए सी, क्रम चेंज कर गया, तो ये एक अलग ही प्रोटीन हो गया। यहाँ देख लो सी आ गया पहले, फिर बी आ गया, तब ए आ गया, फिर सी बी ए, तो इसका क्रम सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो ये एक अलग प्रोटीन है, ये एक अलग प्रोटीन है, ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ क्रम बदल देने से प्रोटीन क्या होगा, बदल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, तो वही बात इसमें लिखा हुआ है। चलो हाँ, प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक और इंपॉर्टेंट बात होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो यहां पर आपका क्रम क्या है बी ए सी, ठीक है। अब हम क्या किए कि सी प्रोटीन को हटा दिए और सी प्रोटीन को हटा के कोई दूसरा प्रोटीन लगा दिए डी, कोई दूसरा ही प्रोटीन लगा गया, कहाँ कौन पे आ गया डी, डी को हटा दिए और डी को लगा दिए। तो हम नहीं हटा दिए, हम नहीं लगा दिए, नहीं, ऐसा हो जाता है आपके बॉडी के अंदर, ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक है, कि आपका एक विशिष्ट क्रम में कोई एक प्रोटीन, कोई एक अल्फा एमिनो एसिड अपने जगह से हट जाता है और उसका स्थान कोई दूसरा अल्फा एमिनो एसिड ले लेता है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाते हैं। आप क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। बस मेरा जैसे एग्जांपल में हम लोग को दिया हुआ था कि जैसे एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम जब साइड बुक पढ़ रहे थे उसमें एग्जांपल में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था उसमें कि जैसे हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हेमोग्लोबिन का काम होता है कि आपके ब्लड से ऑक्सीजन को ले और ऑक्सीजन को लेकर सेल तक पहुंचाए। बस मेरा आपके ब्लड से ऑक्सीजन को ले और ऑक्सीजन को लेकर सेल तक पहुंचाए, यानी मसल्स तक पहुंचाए। नहीं, आप जब दौड़ते हो तो आपके मसल्स को, आपके हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो हेमोग्लोबिन इसमें हेल्प करता है। बस में आ रहा है। तो हेमोग्लोबिन में कहता क्या है कि हेमोग्लोबिन जो है उसमें एक अल्फा एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन, अगर उस ग्लाइसिन को हटा दिया जाए, नहीं, और हट के गलती से उसमें कभी वैलिन डाला जाता है, क्योंकि बॉडी आपका प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, नहीं, बॉडी आपका एमिनो एसिड प्रोड्यूस करता है, तो होता क्या है कि ग्लाइसिन हट जाता है और जाकर वहां क्या लग जाता है, वैलिन लग जाता है, अल्फा एमिनो एसिड। इसके कारण होता क्या है कि उस हेमोग्लोबिन के कार्य करने की क्षमता बहुत तेजी से घट जाती है, उससे कार्य करने की क्षमता बहुत तेजी से घट जाती है। क्या हो जाता है भाई, तो जो हेमोग्लोबिन जो बहुत आसानी से ऑक्सीजन को मसल्स तक पहुंचाता था, वो अब आसानी से नहीं पहुंचा पाता है, आप जल्दी थक जाते हैं, आपको परेशानी होता है। बस में आ रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हेमोग्लोबिन का वो जो पार्ट होता है वो फट जाता है और आदमी मर भी जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको शायद बता रहा था उसमें कि सिक्कल ऑफ सेल कहते हैं, नहीं, सिक्कल SICKLE, सिक्कल ऑफ सेल, सेल का सिक्कल, ध्यान रखना है। तो ये भी एक बीमारी ही है, ध्यान रखना है। तो ये बीमारी कैसे उत्पन्न होती है, तो अगर हम लोगों का कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन दिया हुआ है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन में बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड हैं, होता क्या है कि कोई एक अल्फा एमिनो एसिड जिसको होना चाहिए था वो हट गया और उसके जगह पर एक ऐसा गलत एमिनो एसिड वहां पे जाके जुड़ गया, नहीं, जिसको नहीं होना चाहिए था। अब वो क्या करेगा, आपके कार्य करने की क्षमता को घटा देगा। मेरी बात में आ रही है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था जो मेरे दिमाग में था, बता दिए, इतना में दिक्कत है। ऐसे कोई पूछे कि प्राथमिक संरचना क्या है प्रोटीन का, तो बता सकते हैं ना, क्या है, अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा एक विशिष्ट क्रम में, इसी विशिष्ट क्रम को प्रोटीन का प्राथमिक संरचना कहते हैं। इतना में दिक्कत। चलिए आगे आते हैं, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। अब इसको समझा जाए, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। अब अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें अल्फा एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन प्रोटीन का जो द्वितीयक संरचना होता है, इसमें क्या होता है कि जो अल्फा एमिनो एसिड हैं, इन अल्फा एमिनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी उपस्थित हो जाता है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी उपस्थित हो जाता है, ध्यान रखना है। जिसके कारण ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसका रूप बदल जाता है, नहीं, इसका रूप क्या होता है, बदल जाता है, ध्यान रखना है। तो अगर किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी उपस्थित हो जाए, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी उपस्थित हो जाए, तो उसके कारण जो प्रोटीन के संरचना में बदलाव होता है, उस समय जो प्रोटीन की संरचना होती है, उस संरचना को प्रोटीन का द्वितीयक संरचना कहते हैं, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अल्फा एमिनो एसिड के बीच में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड,
और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब बॉन्ड भाई बनेगा तो स्ट्रक्चर वही रहेगा कि चेंज करेगा? चेंज करेगा। नहीं, तो वही तो बोल रहा है, ये पढ़ लीजिए। यदि एक पॉलीपेप्टाइड चेन में उपस्थित अल्फा एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी उपस्थित होने लगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होने लगे? उपस्थित होने लगे। अर्थात पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को कुछ इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगे, तो उसी व्यवस्था या संरचना को प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। बस में आ रहा है? नहीं होता है कि ट्रेन में आप जाते हैं तो कोई आदमी आया, कहा कि भाई थोड़ा बैठने दीजिए ना, आप थोड़ा घसक गए और वो बैठ गया। नहीं, अब धीरे धीरे वो घसकाते खाते वो बढ़िया से बैठ जाएगा। बस में आ रहा है? नहीं, धीरे धीरे घसकाते देगा, तब से बतियाते, तब से मूंगफली उंगफली खाने से कहते अच्छा थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा लेट लेते हैं, बस 5 मिनट लेटेंगे। नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ भी कुछ कहानी वैसा ही है। बस में आ रहा है? इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। नहीं, तो स्टेबल करने का तरीका क्या है? मॉलिक्यूल्स के पास स्टेबल करने का तरीका क्या है? जितना ज्यादा से ज्यादा वो बॉन्ड बना ले। नहीं, तो बॉन्ड बनाने के लिए वो क्या करते हैं? अपने आप को अरेंज करते हैं। नहीं, कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बन सके। तो पहले पेप्टाइड बॉन्ड बना था, अब वो सोचा कि ना इतना से काम नहीं चलेगा, तो नहीं और स्टेबल अपने आप किया जाए, तो और मजबूत किया जाए। नहीं, तो मजबूत करने के लिए क्या किया? अपने आप को ऐसे अरेंज किया कि उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनने लगा। नहीं, तो पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। कुछ बुझा रहा है? चलिए देखा जाए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग को यहां से कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण तथा प्रोटीन में उपस्थित आर के आकार के कारण प्रोटीन की 2 डिग्री स्ट्रक्चर 2 रूपों में पाई जाती है। ठीक है, जैसे प्रोटीन साहब को देखिए, हम लोग यहां पे लिखते हैं NH2, यहां पे लिखते हैं CH, यहां पे लिखते हैं R, और यहां पे क्या लिखते हैं? सॉरी, COOH। यही हम लोग का प्रोटीन का मेन स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है। अब इसमें चेंजिंग क्या होता है? ये R, इस R के जगह पर कार्बन चेन भी सकता है। मतलब हम बोले अगर, तो ये R जो है उसके जगह पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, इस R के जगह पर मिथाइल भी हो सकता है, इस R के जगह पर इथाइल भी हो सकता है, इस R के जगह पर आइसोब्यूटेन भी हो सकता है। बस में इस R के जगह पर फिनाइल रिंग भी हो सकता है, इस R के जगह पर अल्कोहलिक ग्रुप भी हो सकता है, etc। मेरी बात समझ आ रही है? हम क्या कहना चाहते हैं? नहीं, प्रोटीन में ये वाला भाग नहीं चेंज करता है, NH2CHOCOH ये तो सब में सेम होगा, बस चेंज क्या होगा? ये वाला। तो अब यहां पर H आ जाएगा, तो जैसे H है उसका नाम ग्लाइसिन हो गया। बस में है? तो ये वाला भाग ही इसमें चेंज करता है। अब इसके जगह पर मिथाइल आ जाएगा, प्रोटीन का कुछ और नाम हो जाएगा, इथाइल है कुछ और नाम हो जाएगा, आइसोब्यूटेन है कुछ और नाम हो जाएगा, फिनाइल है कुछ और नाम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ये है आपका अल्फा एमिनो एसिड। नहीं, तो ये अल्फा एमिनो एसिड का बेसिक फॉर्मूला है, जिसमें बाकी पार्ट कोई नहीं चेंज करता है। चेंज कौन करता है? ये R वाला भाग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तथा प्रोटीन में उपस्थित R, तो प्रोटीन में उपस्थित R कौन है? समझ में आ रहा है? प्रोटीन में उपस्थित R के आकार के कारण प्रोटीन की 2 डिग्री स्ट्रक्चर 2 रूपों में पाई जाती है। ठीक है, और प्रोटीन का जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर है वो 2 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन भाई? देखो, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, नहीं, और एक है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या हम बोले? दिमाग में बैठाना, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड तो 1 डिग्री, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तो 2 डिग्री। अब पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है किसके बीच में? पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में, तो उसके कारण से हम लोगों का 2 डिग्री स्ट्रक्चर 2 रूपों में दिखाई देता है। कौन कौन सा? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, यहां पे आ जाए। लिख रहा है कि सामान्यतः जब प्रोटीन में उपस्थित R ग्रुप का आकार बड़ा होता है, तब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण एक चेन में उपस्थित एक एमिनो एसिड के C डबल बॉन्ड O ग्रुप तथा उसी चेन में उपस्थित 4 एमिनो एसिड के NH ग्रुप के बीच होता है। क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है क्या? ठीक है, फिर इसका पढ़िए, जिसके कारण पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल या राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर का रूप ले लेते हैं। ठीक है, समझो। जैसे इसके कहने का सेंस ये है कि मान लो हम यहां से पहले अल्फा हेलिक्स बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण।
मान लो हम ऐसा बना दिए एक स्ट्रक्चर ऐसा ही, ठीक है। अब यहां से ध्यान दो, ये मान लो तुम्हारा क्या है, अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, ये रेड वाले क्या है, अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या कि इनके बीच में ये जो लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। एक अल्फा एमिनो एसिड, दूसरा अल्फा एमिनो एसिड, उनके बीच में बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अपने आप को कुछ इस तरह से मूव कर लेते हैं, कुछ इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कि इनके फर्स्ट वाले में, मान लो हम ऐसा ले ले कुछ, इनके फर्स्ट वाले में, यानी यहां पर मान लो इसके पास सी डबल बॉन्ड ग्रुप होता है ना जी, तो इसका फर्स्ट वाला यानी एक अल्फा एमिनो एसिड का, इसको फर्स्ट मानो, फर्स्ट वाला सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, 1 2 3 4, चौथे ग्रुप के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है। देखो इस पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो पार्शियल निगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा नहीं। तो ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एमिनो एसिड का सी डबल बॉन्ड O, तो एमिनो एसिड में सी डबल बॉन्ड होता है ना, नहीं, तो फर्स्ट एमिनो एसिड का सी डबल बॉन्ड O चौथे एमिनो एसिड के, इस चेन का चौथा, 1 2 3 4, चौथे एमिनो एसिड का जो NH, नहीं NH जो है उसमें का H, इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये जो बॉन्ड बना उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड। बस मेरा, अब ऐसा ही चेन जहां जहां होगा, मान लो ये पहला और चौथा हुआ तो इसके बीच बनने लगेगा, फिर और घूमेगा, पहला चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा। बस मेरा है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड भी उपस्थित है, और साथ साथ नहीं, ये अपने आप को ऐसे कुंडलित कर लेते हैं, अपने आप को ऐसे क्वाइलिंग कर लेते हैं अपना, नहीं कि इनके एमिनो एसिड में जो फर्स्ट सी डबल बॉन्ड O है वो चौथे ग्रुप के, चौथे एमिनो एसिड के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगते हैं। कुछ कुछ दिमाग में बात गया। चलिए, ये आपके बॉडी के अंदर का संरचना है, सोचिए बायोलॉजी वाला कहने कैसे पढ़ता है, सब माथा दर्द करने लगेगा। देखा जाए तो लिखा हुआ है सामान्यतः जब प्रोटीन में उपस्थित R ग्रुप का आकार बड़ा होता है तब, ध्यान से पढ़ो इसको, तब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण, यहां ध्यान से देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण, ठीक है, कहां होता है, एक चेन में उपस्थित एक एमिनो एसिड के सी डबल बॉन्ड O ग्रुप तथा उसी चेन में उपस्थित फोर्थ एमिनो एसिड के NH ग्रुप के बीच होता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कहां होता है, एक एमिनो एसिड के सी डबल बॉन्ड O और फिर उसी चेन में जो चौथा एमिनो एसिड है उसके NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, चलो, जिसके कारण पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल या राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर का रूप ले लेते हैं। दिक्कत है, राइट हैंडेड हेलिक्स कुछ इस तरह से मूव कर जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसका फिगर यहां पर दिखाया गया है, देख सकते हैं आप, ये आपका है राइट हैंडेड हेलिक्स, नहीं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये प्रोटीन का। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया गया, देख लो सी डबल बॉन्ड O, और दिख रहा है यहाँ पर NH है, ये N है, H है, सबको दिख रहा है ना, पीछे वाला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम लोग को ये दिखाई देना है, तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, यानी कि बोलता है दाहिने हाथ को ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमा दिया तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O और N, यहाँ पर N है और H, यहाँ पर आपका N दिखाया हुआ है। ठीक है, NH, इनके बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो दिक्कत है। ठीक है, तो ये हुआ सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ो। आए किसको, इस स्ट्रक्चर का नाम 2 डिग्री है, यानी आप प्रोटीन के द्वितीय चरण में पहुंच गए, संरचना समझने के द्वितीय चरण में पहुंच गए। पहला चरण में क्या समझे, एक अल्फा एमिनो एसिड दूसरे अल्फा एमिनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, और जनरली वो स्ट्रेट चेन बनाता है। अब वो क्या चाहते हैं, अपने आप को और स्टेबल करना चाहते हैं, तो स्टेबल करने के लिए अपने आप को ऐसा मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसे अपने आप को अरेंज कर रहे हैं कि उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कौन सा बॉन्ड बनने लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, तो ये हुआ इसका दूसरा चरण। नहीं, इसमें 2 डिग्री कौन है, आपको कार्बन 2 डिग्री पहचानना है, इसमें कार्बन कोनो 2 डिग्री नहीं है भाई, बुझा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, ये संरचना का आप द्वितीय चरण में पहुंच गए। कोई गेम खेलते हैं,
नहीं, तो नहीं होता है कि आप गेम को खेल लिए तो फर्स्ट चरण आप पास कर गए, अब गेम के दूसरे चरण में आपका स्वागत है लेवल 2। नहीं, तो ये प्रोटीन का लेवल 2 में आप पहुंच गए। मेन है बैठा हुआ है पहले से 2 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन, तो ये खोज रहा है दिमाग, नहीं हमें 2 डिग्री कार्बन कहने हैं, 2 डिग्री कार्बन में नहीं है, ये 2 डिग्री स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आप। चलिए, बीटा प्लीटेड सीट संरचना, नहीं अब बीटा प्लीटेड सीट संरचना में क्या होता है, नहीं तो इसको फिगर से हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो इसमें तुमको दिखाई देगा कि ये तुम्हारा एक चेन बनाया हुआ है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये भी तुम्हारा एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन यहां बनाए गए हैं, ठीक है। तुम देखोगे उसमें ध्यान देना, उस जो पहला बताया उसमें क्या था, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन था, नहीं, और एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में पहले अमीनो एसिड का C डबल बॉन्ड O, चौथे अमीनो एसिड के NH से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, ठीक है। अब यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही बन रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर एक अलग पॉलीपेप्टाइड चेन, एक अलग पॉलीपेप्टाइड चेन, अब 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है और इनके C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, नहीं तो ये जो हुआ, ये हुआ बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर, ये सीट की तरह लग रहा है, एक सीट ऐसे हो गया, नहीं एक सीट ऐसे हो गया, ध्यान रखना है, तो ये सीट की तरह यानी पेज की तरह लगेगा, इस तरह से फैलता जाएगा, ये ऐसा हम लोग का हेलिक्स नहीं है, मेरी बात समझ आ रही है ना, नहीं तो ये हम लोग का सीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन का C डबल बॉन्ड O दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बोलो दिक्कत है, नहीं, अब उसी को यहाँ पर फिगर में पूरा घच-पच तरीके से बुक में दिया हुआ था, नहीं तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखे थे, नहीं जिसको आप अगर समझ सकते हैं समझिएगा। देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये देखिए कुछ इस तरह से गया है, ऐसे है, नहीं फिर ऐसे गया है, फिर हम लोग का इधर से मूव किया हुआ है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे 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 मूव किया है, नहीं, और यहाँ पर देखिए ये C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, और ये देखिए एक का NH है NH, और इनके बीच में डॉटेड डॉटेड लाइन, यही बॉन्ड जो है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, समझ में आ रहा है, नहीं तो कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है जिसको हम निकाल के यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल भी हो सकते हैं, एक आपका पैरेलल फॉर्म बनाया गया है, नहीं, और एक आपका क्या बनाया गया, एंटी पैरेलल फॉर्म, ठीक है, दिक्कत है, ध्यान रहेगा। तो दोनों में क्या समझ में आया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पहला क्या समझ में आया कि पेप्टाइड बॉन्ड भी रहेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहेगा, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 रूप में पाया जाएगा, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के 2 एमिनो एसिड के ग्रुप, 2 एमिनो एसिड के C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहाँ क्या समझ में आया कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर रहेंगे, नहीं, और एक चेन दूसरे चेन के द्वारा जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से, नहीं, एक चेन का C डबल बॉन्ड O दूसरे चेन के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए अगले पॉइंट पे आइए। यहां पर पहले हम लोग पीछे वाला पॉइंट समझना था ना, पढ़ लेते एक बार, बीटा प्लीटेड को पढ़ लेते एक बार, क्या लिखा हुआ है। इस संरचना में एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ध्यान से पढ़ते हैं, इस संरचना में एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के बगल में जिग जैग मैनर में उपस्थित रहते हैं, जिग जैग मैनर में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तथा ये पॉलीपेप्टाइड चेन भी एक दूसरे से आपस में किस बॉन्ड द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसके कारण इनकी संरचना सीट संरचना की भांति प्रतीत होती है। दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। सीट संरचना नहीं समझते हैं, जैसे एक पेज ले लीजिए और एक पेज को क्या कीजिए, फोल्ड कर दीजिए 3 बार, नहीं, और उस पेज को थोड़ा सा खोलिए, जैसे उसको फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करके खोलिएगा ना, तो नहीं लगता है कि एक चेयर टाइप का बन रहा है, एक सीट टाइप का बन रहा है, फिर दूसरा सीट बनेगा उस से, नहीं, फोल्ड टाइप का 1 2 3 जैसे फोल्ड में आपको दिखाई देगा, नहीं, वैसा ही चेन आपका जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। एक प्रोटीन के पूरे चेन की लंबाई के दौरान, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या बोल रहा है, एक प्रोटीन के पूरी चेन की लंबाई के दौरान एक ही 2 डिग्री स्ट्रक्चर उपस्थित हो यह जरूरी नहीं है, ठीक है।
जैसे 2 डिग्री स्ट्रक्चर में हम 2 टाइप का पढ़े, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ये हम लोग पढ़े। प्लीटेड में समझते हैं, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर नहीं समझते हैं? नहीं, लेडीज लोग तो समझता होगा। प्लीटेड का मतलब प्लेट्स, जो साड़ी उड़ी में प्लेट बनता है, नहीं समझते हैं? नहीं बनता है तो वही प्लेट्स जो होता है उनको बोलते हैं। या आपके घर में अगर कहीं पर्दा टंगा हुआ है, नहीं तो पर्दा को देखते हैं लोग कुछ ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए पूरा स्ट्रेट नहीं रखते हैं पर्दा को, नहीं थोड़ा सा प्लीटेड टाइप में रखते हैं कि थोड़ा ऐसे 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 बना रहे, चून टाइप का, नहीं उसी को प्लीटेड कहते हैं। चलिए यहां से ध्यान दिया जाए, देखा जाए, एक प्रोटीन के पूरे चेन की लंबाई के दौरान एक ही 2 डिग्री स्ट्रक्चर उपस्थित हो, यह जरूरी नहीं है। समझिए, कुछ भाग अल्फा हेलिक्स के रूप में हो सकता है, यानी कोई एक प्रोटीन है उसका 2 डिग्री स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि एक पूरा लंबा चेन देख लिए, अब उस पूरे लंबे चेन में क्या एक ही 2 डिग्री स्ट्रक्चर पूरे चेन में पाया जाता है? तो नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। क्या हो सकता है? तो बोल रहा है कुछ भाग अल्फा हेलिक्स के रूप में हो सकता है, जबकि कुछ भाग बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर के रूप में हो सकता है, तथा चेन में के कुछ भाग में इन दोनों में से कोई संरचना उपस्थित नहीं हो, एक अलग ही संरचना उपस्थित हो, यह भी हो सकता है। ध्यान रखना है, नहीं यानी प्रोटीन का एक हम लंबा चेन लिए, उस लंबे चेन में हो सकता है कि ऊपरी भाग जो है वो अल्फा हेलिक्स तो दिख रहा है, जो नीचे वाला भाग आया उसमें लग रहा है कि बहुत सारे चेन आपस में चिपकने लगे, नहीं तो वो बन गया बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में। और उसके सबसे निचले भाग में जब गए तो उसे स्ट्रक्चर कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या स्ट्रक्चर है, ना वो अल्फा हेलिक्स से मैच कर रहा है, ना वो बीटा प्लीटेड से मैच कर रहा है, एक अलग ही संरचना है। तो उस संरचना कोई नाम नहीं दिया गया, बस उसको बोल दिया गया रैंडम कॉइल। नहीं, क्या कहा जाएगा उनको? रैंडम कॉइल। तो रैंडम का मतलब अजब गजब, बस मेरा अजब गजब कॉइल का मतलब क्या होता है? रैंडम कॉइल। तो वही हम लोग को यहाँ से बताया गया। इतना में दिक्कत है? तो ये था आपका, हम लोग देखें अगर, तो हम लोग द्वितीयक संरचना के बारे में पढ़ लिए। चलिए अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तृतीयक संरचना के बारे में। ठीक है, इतना आप लोग ढंग से देख लीजिएगा।